नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। दुनिया की टेंशन फिलहाल थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस के बीच जंग की आग धधक रही है। आज हम आपके लिए जंग के मैदान की हर अहम खबर लेकर के आए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूँ वो 3 अहम खबरें जिस पर रहेगी हमारी नजर। तो चर्चा कर लेते हैं पहली खबर के बारे में। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग में भले ही अमेरिका जीत का दावा कर ले, किया भी जा रहा है उसकी तरफ से, बहुत पहले से किया जा रहा है। 60 दिनों में 40 बार उसकी तरफ से ये दावे किए गए कि वो जीत गए हैं, जीत के करीब है, और अभी भी MOU साइन होने के बाद वो यही दावा कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं। लेकिन सच ये है कि इस जंग में अमेरिका को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका की साख बेहद कमजोर हो गई है और हालात ऐसे हो गए हैं कि ट्रंप ने सीनेट से अतिरिक्त फंड की मांग कर दी है, हालांकि इसे नकार दिया गया है। उधर ईरान के पुनर्निर्माण फंड के जुगाड़ के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के दौरे पर है। एक सर्वे यह कहता है कि कई देशों के नागरिकों को ट्रंप पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं रहा और इस जंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भरोसा सबसे जबरदस्त तरीके से खो दिया है। आज हम आपको अमेरिका की साख पर पूरी जानकारी देंगे। वहीं दूसरी खबर, जहां मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान ईरान को भले ही नुकसान होता नजर आया और हुआ भी उसे, लेकिन वास्तविक विजेता बनकर के ईरान उभरा भी है। ईरान को जंग से फायदा भी हुआ है। उसकी जो दशकों से दूसरे देशों में फ्रीज की गई संपत्ति थी, अब वो वापस मिलने का रास्ता इसी जंग के बदौलत तो हुआ है, जबकि उस पर प्रतिबंध हटाने का भी रास्ता मिल गया है। और तो और वो खाड़ी देश जो ईरान से दूर रहने की कोशिश करते थे, अब उसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। आज हम आपको ईरान की इस जीत के बारे में भी विस्तार से समझाएंगे। वहीं तीसरी खबर के बारे में आपको बताती हूं। एक तरफ मिडिल ईस्ट टेंशन में है, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप का हाल भी तो यही है। यूरोपीय धरती भी तो पिछले 4 साल से धधक रही है। कहा जा रहा था कि यूक्रेन छोटा सा ही तो देश है, रूस हमला करेगा, यूक्रेन को जीत लेगा, यूक्रेन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेन के आधुनिक ड्रोन अब रूस में काफी अंदर तक घुस करके हमले कर रहे हैं और इसकी जद में रूस की राजधानी मॉस्को तक आ रही है। हाल ये हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की के जवान अब पुतिन की सेना के छक्के छुड़ा रहे हैं और कई इलाकों में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ज़ेलेंस्की ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सेना को रूस के खिलाफ बड़े हमले के निर्देश जारी किए। लेकिन इस सब के बीच में जो खबरें आ रही हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखिए विस्फोट। और चलिए आपको बताती हूँ विस्फोट की पहली अहम खबर, जहां दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की साख गिर गई है। एक वक्त हुआ करता था जब ये कहा जाता था अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा है दुनिया उस पर चलेगी, लेकिन अब वही वक्त पलट गया है जहां डोनाल्ड ट्रंप की साख गिर गई है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2026 ग्लोबल इंस्टीट्यूट सर्वे की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि 36 देशों के लोगों का ट्रंप पर भरोसा घटा है। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर ने नकार दिया है और पाकिस्तान के 82%, फ्रांस के 84%, जर्मनी के 84% लोगों को ट्रंप पर कतई भरोसा नहीं रहा। जहां पाकिस्तान बार बार डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाता है, वहां की जनता तक डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करती है। इसके अलावा फिलीपींस है, इजराइल जो कंधे से कंधा मिलाकर के इस युद्ध में लड़ रहे थे, उसे भी कोई भरोसा नहीं रह गया है डोनाल्ड ट्रंप पर। नाइजीरिया, केन्या के लोगों का ट्रंप पर भरोसा जा चुका है, तो तुर्की, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन में भी ट्रंप की लोकप्रियता घट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक रुतबा हुआ करता था, अमेरिका एक सुपर पावर हुआ करता था, बिल्कुल था। अभी भी आंकड़ों के हिसाब से वो सुपर पावर हो, लेकिन दुनिया भर में जो उनकी साख को धक्का लगा है, दुनिया भर में जो उनकी साख कमजोर हुई है, उसके बाद वो सुपर पावर वाला स्टेटस उनसे छीन चुका है। वह एक और खबर आपको बताती हूं, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने सीनेट से 87.6 अरब डॉलर की मांग की है और ट्रंप ने सीनेट से अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। युद्ध से जुड़े खर्चों के लिए यह मांग की राशि रखी गई है। संसद में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध भी बढ़ रहा है और संसद में ट्रंप की मांग का विरोध भी बढ़ गया है। पूरी संसद ये कह रही थी कि इस युद्ध की आवश्यकता नहीं है, इस युद्ध को अब एक वक्त के बाद रोक दो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। और इसका नतीजा ये है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप सीनेट के सामने कह रहे हैं कि हमें 87.6 अरब डॉलर चाहिए, अतिरिक्त फंडिंग हमें चाहिए ताकि हम युद्ध की स्थिति में खुद को और ज्यादा मजबूत कर सकें।
आधे से ज्यादा हथियार, सैन्य साजो सामान अमेरिका का खत्म हो चुका है और उसे खरीदने के लिए पेंटागन अब पैसों की मांग कर रहा है सीनेट के सामने। इसीलिए यह 87.6 अरब डॉलर की मांग रखी गई है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घेरे जा रहे हैं, नकारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप अपने ही घर में विरोध झेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नेटो पर ट्रंप जो लगातार बड़े बयान देते रहे, नेटो से मदद की जरूरत नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें इस मामले में मदद नहीं चाहिए थी। नेटो का जो रुख था वो निराशाजनक रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ये पहला बयान नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बहुत बयान दिए युद्ध के दौरान, नेटो को लेकर के कागजी शेर तक नेटो को करार दिया। मदद की पेशकश करते तो हमें अच्छा लगता, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और समर्थन का संकेत भी काफी था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी बड़ी बातें जरूर कह दी, लेकिन इस बार नेटो ने भी खरी खरी सुना दिया डोनाल्ड ट्रंप को। जिस नेटो को वो इस पूरे अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान सुनाते रहे हैं, उस नेटो ने भी पलटवार करके डोनाल्ड ट्रंप से कई सारे सवाल पूछ लिए। कागजी शेर कहा था नेटो को, तो क्यों मदद की आवश्यकता थी? नेटो पर ट्रंप का बड़ा बयान एक बार फिर से आ गया। अपने बयानों के लिए तो बयानवीर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ वक्त में। उन्होंने कहा है कि नेटो से मदद की जरूरत नहीं थी और हमें इस मामले में मदद नहीं चाहिए थी। नेटो का रुख भी निराशाजनक था। मदद की पेशकश करते तो अच्छा लगता, लेकिन समर्थन का संकेत भी काफी मिला। वहीं आपको एक और खबर बताती हूं जो कि मिडिल ईस्ट से आ रही है कि कुवैत के क्राउन प्रिंस से मार्को रूबियो ने मुलाकात कर ली है। अमेरिका कुवैत संबंधों पर इस दौरान अहम चर्चा हुई है और रूबियो की कूटनीतिक मुलाकात पर नजर बनी हुई है। द्विपक्षीय सहयोग को लेकर के चर्चा हुई। वॉशिंगटन कुवैत रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया गया है। तो हाल ये हो गया है अमेरिका का कि अमेरिका ने पहले ये कहा था अरब कंट्री से कि अगर युद्ध होगा तो हम तुम्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्री तबाह हो गई अमेरिका के भरोसे। अब वहीं पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहुंचे हुए हैं ये विश्वास दिलाने के लिए, बढ़ाने के लिए कि ईरान उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, इसलिए जाकर के ईरान से हाथ मिला लो। 300 अरब डॉलर की जो राशि अमेरिका को चुकानी है वो आप लोग धीरे धीरे करके चुका दो, और अमेरिकी कंपनियां भी तो जाएंगी अब निवेश करने के लिए, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भरोसे की एक राजनीति है जो मार्को रूबियो निभाने के लिए गए हैं। मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्री में कुवैत पहुंचे हुए हैं। कुवैत में क्राउन प्रिंस से मुलाकात की है। अमेरिका कुवैत संबंधों पर भी बातचीत हुई है, लेकिन द्विपक्षीय सहयोग को लेकर के मजबूती के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग से ईरान भले ही नुकसान में रहा, भले ही ईरान के जर्रे जर्रे में तबाही के निशान बिखरे नजर आए, लेकिन असली नुकसान तो अमेरिका को ही उठाना पड़ा है। अरबों के सैन्य संसाधनों से लेकर के जवानों की जान चली गई, और सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका की साख को पहुंचा है। कैसे पहुंचा है अमेरिका की साख को यह सबसे बड़ा नुकसान, इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया। शुरुआती दौर में भले ही आयतुल्लाह अली खामेनी और कई टॉप कमांडर्स समेत कई नेताओं की मौत के रूप में उन्हें कुछ कामयाबी मिली, लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश हिल गए। जितनी तबाही ईरान में हुई उससे कहीं ज्यादा दहशत अमेरिका, उसके सहयोगी खाड़ी देशों और इजराइल में हुई। खाड़ी देशों के अहम ठिकाने तबाह हो गए, उनका तेल और पर्यटन का कारोबार चौपट हो गया। इजराइल को तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा।
अमेरिका को इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान उसकी साख का हुआ। खबरों के मुताबिक युद्ध की वजह से अमेरिका को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई करने में अभी ट्रंप प्रशासन को लंबा वक्त लगेगा। ट्रंप प्रशासन ने नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। बताया जा रहा है कि ट्रंप सरकार ने अमेरिकी संसद से 87.6 अरब डॉलर यानी कि 8.3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। इसका बड़ा हिस्सा ईरान युद्ध से जुड़े खर्चों के लिए रखा गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये रकम पिछले साल मंजूर किए गए करीब $1 ट्रिलियन और अगले वित्तीय वर्ष के लिए मांगे गए हैं। $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट से अलग है। सरकार का कहना है कि ये पैसा युद्ध से जुड़े ऑपरेशंस, सेना की तैयारी, हथियारों के भंडार को फिर से भरने और सीक्रेट रक्षा कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। उधर संसद में इस मांग का विरोध भी बढ़ रहा है। मंगलवार को सेनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया। ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा गया। इससे पहले ऐसा ही प्रस्ताव लोअर हाउस से भी पास हो चुका है। एक और जहां अमेरिका अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब की फंडिंग भी अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि वो फंडिंग को लेकर खाड़ी देशों के उच्च अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ने डील में कुछ ऐसे वादे किए जिसे लेकर गल्फ देशों को शक है कि चाहे अनचाहे अमेरिका ईरान को मजबूत बना रहा है, जिसकी वजह से उन्हें खतरा पैदा हो सकता है। अब खाड़ी देशों की इस नाराजगी और शंका को दूर करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मैदान में उतरे। हालांकि खबर है कि उनके दौरे का एक मकसद ईरान के पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करना भी है। खाड़ी देशों को डर है कि ईरान फंड का इस्तेमाल अपनी सेना को फिर से खड़ा करने और आधुनिक हथियार खरीदने में कर सकता है। समझौते में तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ये गल्फ देशों के लिए इसलिए बड़ी चिंता है क्योंकि युद्ध में इन सभी देशों में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने भारी तबाही मचाई। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति अब घर में ही घिरते जा रहे हैं। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ने ही घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में पाकिस्तान और कतर को बिचौलिया बनाने पर फैसला भी ट्रंप अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के भीतर बुरी तरह घिर गए हैं। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने मोर्चा खोलते हुए पाकिस्तान और कतर को आतंक की महफूज पनाहगार करार दिया। सेनेटर टिम शीही ने इंटरव्यू में ट्रंप प्रशासन को याद दिलाया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हमेशा अमेरिकी हितों के खिलाफ काम किया और अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छिपा कर रखा।
उधर फ्लोरिडा के सेनेटर रिक स्कॉट ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सबको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे असली दोस्त कौन है। कतर और पाकिस्तान का आतंकवादियों को पनाह देने का लंबा इतिहास रहा है। इस समय वो एक सही और स्थायी शांति हासिल करने से ज्यादा ईरान के दशकों पुराने आतंकवादी अभियान को बढ़ावा देने में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी एक ऐसे समझौते की गुंजाइश है जिससे सभी को फायदा हो। केवल सियासतदान ही नहीं, आम लोग भी मान रहे हैं कि ट्रंप अब भरोसे के लायक नहीं रहे। दुनिया भर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि को लेकर बड़ा सर्वे सामने आया। प्यू रिसर्च सेंटर की 2026 ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 36 देशों में ट्रंप पर भरोसा लगातार कमजोर हुआ। सर्वे में पाकिस्तान के 82%, फ्रांस के 84%, जर्मनी के 84% और स्वीडन के 89% लोगों ने कहा कि उन्हें ट्रंप के वैश्विक नेतृत्व पर भरोसा नहीं। सिर्फ 23% लोगों ने ट्रंप पर विश्वास जताया, जबकि 76% ने साफ कहा कि उन्हें ट्रंप पर भरोसा नहीं। रिपोर्ट में अमेरिका की वैश्विक साख, विदेश नीति, युद्धों और व्यापारिक फैसलों को लेकर भी नकारात्मक राय दर्ज की गई। सर्वे फरवरी में मई 2026 के बीच 36 देशों के 42,151 लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया। प्यू रिसर्च सेंटर के स्प्रिंग 2026 ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे के अनुसार 36 देशों में औसतन केवल 23% लोग ने डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया भर में मामलों में सही फैसले लेने का भरोसा जताया। सर्वे में फिलीपींस, इजराइल, नाइजीरिया, केन्या और घाना जैसे देशों में ट्रंप को अपेक्षाकृत बेहतर समर्थन मिला, जबकि टर्की, वेस्ट बैंक, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में ट्रंप की लोकप्रियता बेहद कम रही। साफ है कि ट्रंप ने जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया भर में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की साख गिरी है, उसी तरीके से वो अपने घर में भी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अब कैसे अपने घर में घिरे हुए नजर आ रहे हैं, चलिए आपको बताती हूँ। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने सीनेट से 87.6 अरब डॉलर की मांग रखी है और संसद में अतिरिक्त फंड की मांग का विरोध बढ़ गया है, जो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप का भी विरोध है। वहीं ईरान के पुनर्निर्माण के लिए फंड का इंतजाम एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक तरफ ईरान सर पर बंदूक लगा करके बैठा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के कि 300 अरब डॉलर दो और अगर नहीं दोगे तो ये डील नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ अपना ही सीनेट इनकार कर रहा है कि हम कोई फंडिंग नहीं करने वाले। इसीलिए खाड़ी देशों के दौरे पर विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भेज दिया गया है कि जाइए दुनिया भर में जाकर के मिडिल ईस्ट की कंट्री में जाकर के उनसे बात करिए, उन्हें मनाइए कि वो 300 अरब डॉलर हमारी तरफ से ईरान को दे दे, उसी ईरान को जिसने इस युद्ध के दौरान उनका सबसे ज्यादा नुकसान किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता को लेकर के सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। पूछा जा रहा है, 2 रिपब्लिकन सांसदों ने याद दिलाया है कि पाक और कतर का इतिहास क्या रहा है। पाकिस्तान और कतर पर आतंकवाद का साथ देने का आरोप लगा है और आपने उन्हें मध्यस्थता के लिए बुला लिया। इससे अमेरिका की साख को और धक्का लगा है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2026 ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 36 देशों में डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा कम हो चुका है। उनकी वैश्विक साख, विदेश नीति, युद्ध और व्यापारिक फैसले से लोग नाराज हैं। पाकिस्तान के लोग भी नाराज हैं इसमें 82%, फ्रांस के 84% और जर्मनी के भी 84% लोगों को ट्रंप पर कतई भरोसा नहीं। इसके अलावा फिलीपींस, इजराइल, नाइजीरिया, केन्या, घाना को भी ट्रंप पर भरोसा नहीं रहा।
फरवरी से मई 2026 के बीच में 36 देशों के 42,151 लोगों पर यह सर्वे किया गया है, जिसमें यह बड़ी बात निकल करके सामने आई है। तो आप समझ गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की साख को किस तरीके से बड़ा झटका लगा है। और अब आपको बताती हूं किस तरीके से इजराइल का हमास को एक बड़ा झटका देखने को मिला है, जहां आतंकी अकरम अबू मादी को मार गिराने का दावा कर दिया गया है। इजराइल हमास पर लगातार हमलावर है और एक बार फिर से इजराइल की तरफ से हमास को एक बड़ा निशाना बनाया गया है। आतंकी अकरम अबू मादी को मार गिराने का दावा किया गया और यह सब कुछ दक्षिणी गाजा में हुआ, जहां इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। हमास को मजबूत करने में अबू मादी जुटा हुआ था। यह इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बयान भी सामने आ गया। उनका कहना है कि ये व्यक्ति हमास को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहा था, इसलिए इसका खात्मा होना आवश्यक था, जो कि हमने कर दिया। गाजा पट्टी एक छोटी सी जगह, इसे लेकर के भी यही कहा गया था कि इजराइल ने अगर यहाँ पर एयर स्ट्राइक करनी शुरू की है तो वो उसे खत्म कर देगा। खत्म कर भी दिया, लेकिन हमास पूरी तरीके से अभी तक मिट नहीं पाया। इसीलिए इजरायली डिफेंस फोर्स वहां पर अभी भी ऑपरेशन करते हुए नजर आ जाती है। उनके टैंकर्स अभी तक वहां पर मौजूद हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस बार एक और बड़ा झटका हमास को जरूर दे दिया है, आतंकी अकरम अबू को मार गिरा करके। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि हमास पर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि गाजा के करीब 70% हिस्से में इजराइल मौजूद है। यही मैं आपको बता रही थी कि अभी भी गाजा अंदर तक घुस करके ऑपरेशन कर रहा है और 70% हिस्से में इजराइल मौजूद है। ये नेतन्याहू खुद स्वीकार कर रहे हैं। हमास का दम घोट रही है इजरायली सेना। नेतन्याहू ने कहा कि हमास के प्रमुख नेताओं में से एक को और हमने मार दिया है। तो ये पूरी स्थिति बनी हुई है हमास और इजराइल के बीच में, यानी कि गाजा और इजराइल के बीच में, जहां गाजा को रीबिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए बाकायदा एक बोर्ड बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तहस नहस किया जा रहा है नेतन्याहू की तरफ से। और वो एक और बयान दे रहे हैं। हालांकि 2023 में 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, उसके बाद नेतन्याहू की ये कसम थी कि वो हमास को जड़ से खत्म करके ही इस युद्ध को रोकेंगे और आज तक वो उसी बात पर टिके हुए हैं। वहीं लेबनान को लेकर के क्या चल रहा है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि लेबनान पर मार्को रूबियो का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के कारण लेबनान में है इजराइल। चलिए माना तो सही अमेरिका ने इस बात को कि इजराइल इसलिए वहां पर ऑपरेशन कर रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह है वहां पर, वरना अमेरिका तो दबाव बना रहा है कि इजराइल को वहां से पीछे हट जाना चाहिए। रूबियो ये भी मान चुके हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले करता है, इजराइल पर वो ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च करता है, इसीलिए बार बार इजराइल की तरफ से लेबनान में कार्रवाई देखने को मिलती है। अगर ये बात ये मानते हैं तो एमओयू में फिर हस्ताक्षर करके क्यों आ गए कि हाँ लेबनान में कोई हमला नहीं होगा इजराइल की तरफ से, जबकि इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को नहीं छोड़ेंगे अगर वो हमारे यहाँ पर तबाही लेकर के आएगा। वहीं एक और खबर आपको बताती हूँ, जहां ईरान के तेल कारोबार से जुड़ी हुई खबर है कि तेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार ईरान की तरफ से किया जा रहा है। फारस की खाड़ी में नई ऑयल फील्ड लगा दी गई है, ये बताया जा रहा है। अब उसने ये फारस की खाड़ी में कर दिखाया है, ये नई तैयारी उसकी तरफ से की जा रही है। 6200 टन भारी रशादार ऑयल फील्ड उसकी तरफ से लगा दी गई है। युद्ध के दौरान उसे नुकसान भी हुआ, लेकिन युद्ध के दौरान उसने सबसे ज्यादा तेल बेच करके फायदा भी कमाया है। इसीलिए वो एक और नई ऑयल फील्ड लगा रहा है, जिसकी वजह से उसे और ज्यादा फायदा हो सके। ईरान को नुकसान हुआ, इसकी टॉप लीडरशिप खत्म हुई, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, लेकिन ईरान ने अपना तेल बेचना वापस से दुनिया भर में शुरू कर दिया। उसकी फ्रीज की गई संपत्तियों को अनफ्रीज करने की बात कही जा रही है। उसे रीबिल्ड करने के लिए ईरान को 300 अरब डॉलर मुहैया करवाने की बात तक की जा रही है। यानी ईरान की इस पूरे युद्ध के दौरान बल्ले ही बल्ले रही है। वहीं मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान अमेरिका भले ही शुरुआती दौर में विनर नजर आया हो, लेकिन वास्तव में विजेता तो ईरान ही बना रहा। ईरान के पलटवार ने ऐसी दहशत फैलाई कि अमेरिका खुद घुटनों पर आ गया और उसके दोस्त टेंशन में। जंग में ईरान को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि कल तक जो देश ईरान से दूर रहना चाहते थे, आज वो खुद उसकी ओर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं।
जंग के दौरान ईरान के बवंडर में अमेरिका और इजराइल के साथ ही खाड़ी देश फंस गए। हालात ऐसे हो गए कि अमेरिका खुद ही समझौते के लिए गिड़गिड़ाने लगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही सीज फायर का ऐलान किया, खुद ही समझौते के लिए वार्ता शुरू की और अब समझौते की शर्तें सामने आने के बाद ईरान ही विजेता बनता नजर आ रहा है। ईरान ने जंग अपने तरीके से लड़ी। उसने अपने हथियारों और अपनी काबिलियत के हिसाब से युद्ध की रणनीति तैयार की। और अब समझौता भी वो अपनी शर्तों पर ही करता नजर आ रहा है। इस समझौते में अहम मुद्दा रहा हॉर्मुज स्ट्रेट। दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के लिए करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई की जाती है। ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलने पर अड़ा है, तो वहीं अमेरिका मान रहा है कि यह रास्ता पहले जैसा होना चाहिए। ईरान इस हॉर्मुज स्ट्रेट का सुल्तान बनता दिख रहा है। उसने हॉर्मुज की व्यवस्था देखने के लिए एक नई संस्था बनाई और अब ओमान के साथ मिलकर नई व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि ओमान ने अस्थायी तौर पर नया रास्ता और आईएमओ से इजाजत लेकर क्रॉसिंग का प्लान तैयार किया, जिसके तहत फिलहाल कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन भविष्य में ओमान और ईरान मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट पैसेज पर फीस लगा सकते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि ओमान ईरान के साझा बयान के तुरंत बाद मार्को रूबियो ने बयान दिया कि वॉशिंगटन हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का टोल या शुल्क स्वीकार नहीं करेगा। हॉर्मुज एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर टोल या शुल्क देने की अनुमति नहीं है। ईरान जंग की शुरुआत की बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी ट्रंप के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास अब कोई न्यूक्लियर क्षमता नहीं होगी। ईरान भी इस शर्त पर सहमत हो गया है और ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर निरीक्षण करने के लिए आईएईए को इजाजत भी दे दी है। हालांकि ट्रंप के दावों को तुरंत ही ईरान ने नकार दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण के किसी भी दावे से इनकार कर दिया। ईरान ने स्पष्ट कह दिया कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। जहां एक ओर समझौते के तहत ईरान जीतता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के दोस्तों की तादाद भी बढ़ती दिख रही है। अब खाड़ी के कई मुस्लिम देश भी ईरान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, यानी अब खाड़ी के सियासी समीकरण भी बदल रहे हैं। युद्ध में ईरान ने यूएई पर सबसे ज्यादा मिसाइलें दागी। यूएई स्थित अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। इसके बावजूद अबू धाबी ने टकराव वाली नीति नहीं अपनाई। यूएई पहले ही संकेत दे चुका था कि उसकी जमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। युद्ध के बाद यूएई का फोकस व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि यूएई ईरान को $10 अरब देने जा रहा है, जिसकी पहली किश्त के तौर पर $3 अरब भेजे जा चुके हैं। युद्ध के बाद ईरान का सबसे बड़ा चैनल बनकर उभरा कतर, जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की। कतर ने हॉर्मुज ईरान के बीच हॉटलाइन बनवाने में भूमिका निभाई, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जा सके। युद्ध के दौरान सऊदी अरब ने अमेरिकी और इजरायली हमलों का समर्थन किया था, लेकिन बाद में कह दिया कि उसकी जमीन ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। जानकारी मिली कि युद्ध के बाद अब सऊदी अरब नीति ईरान को रोकने की बजाय ईरान को मैनेज करने की है, उसके साथ डील करने की नजर आती है। ओमान और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संचालन और समुद्री यातायात पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है। दोनों देश युद्ध के बाद समुद्री सेवाओं और मैरीटाइम लॉ पर सीधे बातचीत कर रहे हैं। ये खाड़ी सुरक्षा में ओमान ईरान समन्वय का बड़ा संकेत है। बहरीन परंपरागत रूप से ईरान विरोधी खेमे में आ रहा है, लेकिन युद्ध में बहरीन भी उन देशों में था
जहां अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमले हुए। इसके बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा वार्ता में ईरान को शामिल करने की मांग बढ़ी है। बहरीन अभी भी सबसे सतर्क देशों में गिना जाता है, लेकिन क्षेत्रीय बातचीत से बाहर नहीं है। इराक की बिजली व्यवस्था काफी हद तक ईरानी गैस और ऊर्जा नेटवर्क पर निर्भर है। युद्ध के दौरान भी बगदाद ने तेहरान से दूरी नहीं बनाई। अमेरिकी दबाव के बावजूद इराक ईरान के साथ ऊर्जा सहयोग बनाए हुए है, जबकि वहां भी विद्रोही गुट हैं जो ईरान पर अटैक करने जा रहे हैं। कुवैत ने युद्ध के दौरान अपेक्षाकृत संतुलित रुख रखा। वो खाड़ी सुरक्षा ढांचे में संवाद आधारित समाधान का समर्थक रहा। साफ है कि ईरान का कद लगातार बढ़ते जा रहा है। और ये युद्ध के दौरान ईरान की बड़ी जीत का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो जिस मिडिल ईस्ट को ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ये कह करके कि अमेरिका के बेसिस वहां पर बने हुए हैं, अब वहीं पर मार्को रूबियो जा करके उन देशों को ये भरोसा दिलवा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ईरान अब कोई हमला नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले आपको बताती हूं कि यूएई में आखिरकार क्या हुआ। तो यूएई में युद्ध में ईरान ने सबसे ज्यादा मिसाइलें दागी और ये यूएई के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी बताया गया था। यूएई स्थित अमेरिकी ठिकानों और अहम अड्डों पर हमले किए गए। युद्ध के बाद यूएई का फोकस व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर रहा और यूएई की ओर से ईरान को 10 अरब डॉलर दिए जाने की भी जानकारी मिली है। इसके अलावा जो पहली किश्त है उसके तौर पर 3 अरब डॉलर दिए जाने की जानकारी है और ये खबर हमने आपके साथ विस्फोट में साझा भी की थी कि 3 अरब डॉलर यूएई ईरान को दे रहा है। कतर के साथ क्या हो रहा है? यूएस ईरान के बीच में समझौते के लिए कतर ने मध्यस्थता की। यूएस ईरान के बीच में हॉटलाइन बनवाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में कतर की अहम भूमिका रही और अभी हमने जिनेवा में भी देखा कतर की मौजूदगी। उसके पहले भी जब बातचीत के टेबल पर थे तब भी कतर अहम भूमिका में रहा। इसके अलावा ईरान को रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में शामिल करने का भी वो पक्षधर रहा। एलएनजी उत्पादन बहाल करने के लिए दोहा तेहरान कॉर्पोरेशन भी उसकी तरफ से आगे बढ़ाया गया है। वहीं सऊदी अरब, ये ईरान का कुनबा है जो कि बढ़ रहा है। ईरान ने इस युद्ध में बहुत कुछ खोकर के बहुत कुछ पाया, अपना व्यापार बढ़ाया, फ्रीज की हुई संपत्तियां वो वापस लेकर के आ रहा है और इसके अलावा मिडिल ईस्ट के तमाम देश जो कल तक उसे बायकॉट करते थे, आज वो उसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो सऊदी अरब के बारे में आपको बताती हूं, जहां युद्ध के दौरान सऊदी ने यूएस और इजराइल का समर्थन किया। युद्ध के दौरान ईरान पर हमले के लिए जमीन देने से साफ इनकार कर दिया गया। इसके अलावा ईरान के साथ करीबी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब प्रयास भी कर रहा है। सऊदी अरब और ईरान के नेताओं के बीच में फोन पर लगातार बातचीत भी होती रहती है। अब बात ओमान की करेंगे और ओमान तो ईरान के विदेश मंत्री ईरान के वो गए भी थे, अब्बास अराक्ची। ओमान में जाकर के क्या बातचीत हुई और ओमान का क्या रुख है ईरान को लेकर के, वो जरा जानिए। तो हॉर्मुज के संचालन के लिए ओमान ईरान ने वर्किंग ग्रुप बनाया। समुद्री सेवाओं को लेकर के दोनों देश बातचीत कर रहे हैं और ये तक दावा किया जा रहा है अब पश्चिमी मीडिया के हवाले से कि दोनों देशों के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट से जो वसूले जाने वाला शुल्क है वो कैसे वसूलना है और कैसे दोनों इसे बांटेंगे, उसे लेकर के भी बातचीत है। बहरीन, युद्ध के दौरान ईरान ने बहरीन के कई ठिकानों पर हमले कर दिए। युद्ध के बाद अब सतर्क देशों में बहरीन भी गिना जा रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो चाहता है कि ईरान से हाथ मिला ले, जबकि शिया और सुन्नी वाली लड़ाई अलग है। दोनों देशों के रणनीतिकार की आपस में बातचीत भी जारी है। इराक में क्या हुआ? इराक की विद्युत व्यवस्था काफी हद तक ईरानी गैस पर ही निर्भर है और युद्ध के दौरान भी बगदाद और तेहरान के बीच में कोई तनाव नहीं बढ़ा है। यूएस के दबाव के बावजूद इराक ईरान के बीच में ऊर्जा सहयोग जारी रहा। इराक में ईरानी विरोधी गुट अभी भी सक्रिय हालांकि नजर आते हैं।
कुवैत में विवादों को बातचीत से सुलझाने का समर्थक कुवैत हमेशा से रहा है, लेकिन कुवैत को भी इस दौरान बहुत कुछ झेलना पड़ा। हॉर्मुज खुलवाना और ऊर्जा व्यापार को सामान्य बनाना उनकी प्राथमिकता रही। ईरान के साथ सीधे संपर्क में कुवैत के नेता हैं, जो कि चाहते हैं कि किसी तरीके से दोनों ही देशों के बीच में संबंधों को और प्रगाढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। तब खबर उत्तर कोरिया से जुड़ी हुई है, जहां उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का ऐलान देखने को मिला है। 5000 टन भारी युद्धपोत को सेना में शामिल करने के ऐलान उनकी तरफ से हुआ है। 10,000 टन वजन का युद्धपोत बनाने की घोषणा भी की है और नेवी को परमाणु हथियार से लैस करने का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। तो उत्तर कोरिया लगातार पिछले कुछ वक्त से हथियारों में इजाफा करते जा रहा है, हथियारों को बनाने में इजाफा कर रहा है। नए पनडुब्बियां उसकी तरफ से बनाई जा रही हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि 5,000 टन भारी युद्धपोत को हम सेना में शामिल करेंगे। इसके अलावा हम 10,000 टन का वजन वाला युद्धपोत भी बनाएंगे और नेवी को परमाणु हथियार से लैस करने का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।